को दिक्कत होती होगी या नहीं होती होगी कॉम्पिटिटर्स को? तो आप कहेंगे जी भैया कॉम्पिटिटर्स को बड़ी दिक्कत होती थी कि भाई ब्रिटेन तो धीरे 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 ताकत बनता जा रहा है और हम इसका क्या काम करें। इसी समय पर एक व्यक्ति था, उसका राइज आपको पता होना चाहिए, कहीं किनारे पर छोटा सा लिखना, क्या बोलेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट। बताओ कहाँ का शासक था नेपोलियन? नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का शासक था? नेपोलियन बोनापार्ट भैया फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का। और फ्रांस उस समय पे एक कॉम्पिटिटर था किसका? ब्रिटेन का। और नेपोलियन बोनापार्ट की बात करते हैं तो वो 1769 टू 1821। और इसी नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था? इसी ने बनाया था महाद्वीपीय व्यवस्था नामक एक नियम। कौन सा? महाद्वीपीय व्यवस्था, कॉन्टिनेंटल सिस्टम किसने दिया था? आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंटल सिस्टम किसने दिया था? कॉन्टिनेंटल सिस्टम ये दिया था आपका किसने? अब आप लोगों को पता होना चाहिए नेपोलियन बोनापार्ट एक मतलब जबरदस्त राजा था। जैसे अगर हम बात करते हैं उसकी तुलना भारतीय राजाओं से भी की जाती है, भारत में किसको नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को क्यों हम नेपोलियन कहते हैं? क्योंकि समुद्रगुप्त ने कोई युद्ध नहीं हारा, उसने उत्तर भारत के 9 और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराया, मतलब कुल भारत में 21 राजाओं को हराया। ऐसे ही नेपोलियन बोनापार्ट से उसका कंपैरिजन इसलिए किया जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट भी कोई वॉर नहीं हारा था, ठीक है। हालांकि वो लास्ट में वाटरलू के जो वाटरलू का वॉर था 1815 में, उसमें उसको अंग्रेजी सरकार ने सेंट हेलेना द्वीप पर आपका बंद करके रखा था। वहां पे 6 साल वो बंद रहा और 1821 में उसकी मौत हुई। लेकिन अपनी मौत से पहले उसने कॉन्टिनेंटल सिस्टम, यानी जब वो रूल कर रहा था, उसने कहा कॉन्टिनेंटल सिस्टम का क्या मतलब है? उसने कहा कि भाई ये जो ब्रिटेन है ना, इसको कमजोर करने का एक ही तरीका, देखो ब्रिटेन को मैप पर देखो, पहले तो आप देखोगे जो पूरा यूरोप है ना, पूरा यूरोप है, पूरा यूरोप इस तरह से है, ठीक है, पूरा यूरोप। लेकिन ब्रिटेन इस यूरोप से अलग है, तो यूरोप महाद्वीप में ही, लेकिन इस मुख्य भूमि से अलग है। ये ब्रिटेन है। यस और नो? मुख्य भूमि से अलग दिखता है, ये वाला एरिया आयरलैंड का है और ये वाला ब्रिटेन का हिस्सा है। तो इन लोगों ने बोला कि भाई यहाँ पे आप देखोगे ये फ्रांस है, ये ब्रिटेन है, ये यूके है, और ये क्या है? F4 फ्रांस है, इसके नीचे यहाँ पर स्पेन है। तो इसने बोला कि भाई हम सारे अलायंस, और इसके अलायंस में कौन कौन से देश थे? जो यहाँ के देश थे। इन्होंने बोला कि हम ब्रिटेन का कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे, ब्रिटेन का कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे। अब ब्रिटेन का कोई सामान नहीं खरीदेंगे तो यहाँ के जो व्यापारी हैं वो अपना सामान कहाँ बेचें, या वो बिजनेस कहाँ पर करें? भाई उनकी तो, अब इन्होंने बोल रखा था ये अधिकार किसके पास थे व्यापार के? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में। ईस्ट इंडिया कंपनी तो मजे में थी, यहाँ पे बिजनेस करती थी और बिजनेस करके अपना सामान यहाँ बेचती थी, ठीक है। यहाँ से सामान ले जाते थे, यहाँ बेचते थे। लेकिन जो बाकी के ट्रेडर्स थे, जो बाकी के बिजनेसमैन थे, उनके जो बिजनेस है वो साथी बताएंगे डेस्ट्रॉय होंगे या नहीं होंगे? यस और नो? आप कहेंगे जी भैया छोटी सी बात है कि उन सब के बिजनेस डेस्ट्रॉय होंगे। प्लीज दोस्त क्लास के अलावा, क्लास के अलावा अन्य कमेंट ना करें सर प्लीज। बाइलिंगुअल क्लास, दोस्त क्लास में एक भी बाइलिंगुअल क्लास नहीं, फुल टाइम हिंदी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कॉपरेट करो, एक दूसरे बच्चे का सहयोग करो, है ना। ऐसा नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब कुछ टर्मिनोलॉजी तो होती है। आप कहेंगे हाँ भैया। तो अब इन लोगों ने क्या बोला कि भाई हमको तो बिजनेस के लिए स्कोप नहीं है, तो हम बिजनेस कैसे करें? तो इन्होंने बोल दिया कि भाई अब हम ब्रिटिश सरकार के पास चलते हैं, और इन्होंने जाकर के यहाँ जो महारानी है उस पर दबाव बनाया। उसने बोला कि भाई हम तो बर्बाद हो गए, हमारे पास तो अब जगह नहीं बची, वो चीजें तुमने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रखी हैं। हुआ ये किसकी वजह से? नेपोलियन बोनापार्ट की वजह से। तो उसने बोला कि भाई हाँ अब तो ये लोग जो है, और हमारी इकोनॉमी भी अब कमजोर हो जाएगी अगर यहाँ के बिजनेसमैन कमजोर होंगे। तो उसने क्या बोला कि अब तुम सारे के सारे जाके बिजनेस कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेली ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। तो ये किसकी वजह से हुआ जरा बताएंगे? नेपोलियन की वजह से। सारे दोस्त बोले किसकी वजह से हुआ ये? समझ पाए ना इसमें नेपोलियन का क्या रोल है? तो चार्टर एक्ट 1813, इसमें क्या बोलेंगे? आपका पहला जो मुख्य बिंदु आता है वो आता है ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार खत्म हुआ। व्यापार पर एकाधिकार, जो उनकी मोनोपोली थी उसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया, एकाधिकार खत्म किया गया। बच्चा एक दूसरे का कॉपरेट करना है ना, ऐसा नहीं कि जी पूरा हिंदी में पढ़ाओ, पूरा इंग्लिश में पढ़ाओ। ऐसा कभी कोई टीचर पढ़ा सकता है क्या? या तो क्लास सिर्फ हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो, तो एक वर्ग तो वंचित रह जाएगा ना। तो क्या बोलेंगे मुझे बताओ, ये मोनोपोली किस एक्ट से दी गई थी?
यहाँ पर तुम्हारे अच्छे स्टूडेंट होने का पता चलेगा। तो मोनोपोली को स्टॉप कर दिया गया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की, किस पर? बिजनेस पर जो मोनोपोली थी। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं, कुछ जगह, सब जगह मोनोपोली खत्म नहीं हुई, कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके। तो वो एक्सेप्शंस क्या हैं? मतलब कुछ जगह भैया इसके अधिकार बने रहे। हाँ, एक तो चाय पर, चाय पर जो इसका एक अधिकार था वो बना रहा, ठीक है। यानी कि जो टी बिजनेस था उसको इसको खत्म नहीं किया गया कि टी बिजनेस करेगी तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और उसके अलावा कोई कंपनी टी बिजनेस नहीं कर सकती। साथ में आपका विद चाइना जो इनका ट्रेड था, चीन के साथ में जो व्यापार था, ट्रेड विद चाइना, ट्रेड विद चाइना, चीन के साथ में जो व्यापार था उस पर भी इनकी मोनोपोली बनी रही। और कुछ जगह आप देखोगे जो अफीम का व्यापार था उस पर भी कुछ आंशिक रूप से, मतलब कंप्लीटली नहीं लेकिन इनिशियल, कुछ क्या बोलेंगे आपका, आंशिक रूप से उसमें भी इसको क्या दिया गया? मोनोपोली। भाई इसको छोड़ करके बाकी कंपनी जा सकती हैं। मोनोपोली का मतलब क्या था? सिर्फ एक कंपनी, सिर्फ एक का अधिकार। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का वो अधिकार छीन लिया गया। और भैया अब क्या हुआ, भारत में व्यापार के लिए जो आपका ब्रिटिश कंपनियां थी उनकी दौड़ लग गई। अब कंपनियां आएंगी और बाकी नहीं आएंगी, इंडिया में आएंगी, बिल्कुल ठीक सीधी सी बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार खत्म किया गया, ठीक है। अब ये एकाधिकार किसके साथ में, किन देशों के लिए मिला था बताएं जरा? पश्चिमी देशों के लिए कि पूर्वी देशों के लिए? ईस्टर्न कंट्रीज के साथ में। ये बात भी याद रख लेना, जो व्यापार का अधिकार मिला था वो किसके लिए मिला था? पूर्वी देशों के लिए, ईस्टर्न कंट्रीज के लिए मिला था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे, ईसाई मिशनरियों को, ईसाई मिशनरियों को भारत में छूट दी गई कि वो अपने रिलीजन को प्रीच कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? फ्रीडम टू, फ्रीडम टू, ठीक है, फ्रीडम टू प्रीच द रिलीजन। किसको? ईसाई मिशनरी। कल मैंने क्या बताया था, ईसाइयों ने कैसे हमारी स्थितियां का, आप लोगों को पता है ना कि हमारे यहाँ पे आकर के, अगर मैं आपसे पूछूं हमारे देश में बौद्ध ज्यादा है कि ईसाई ज्यादा है, या मैं आपसे पूछूं हमारे देश में बौद्ध ज्यादा है कि जैन ज्यादा है, मैं आपसे पूछूं हमारे देश में आपका ईसाई ज्यादा है कि सिख ज्यादा है, आप देखोगे भैया हमारे देश में बौद्ध, महात्मा बुद्ध, ठीक है, लुम्बिनी में पैदा हुए, उनकी जो कर्म भूमि रही उनको भारत में रहे, तो उतने बौद्ध नहीं है हमारे यहाँ। महावीर स्वामी यहाँ एक्टिव रहे, उतने जैन नहीं है हमारे यहाँ। सिख संप्रदाय हमारे यहाँ पना पलपा, उतने सिख नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन उन सब से कहीं ज़्यादा ईसाई हमारे देश में है। अगर आप 2011 के सेंसस को देखोगे, 2011 के सेंसस को देखोगे तो उसमें हिंदू कितने हैं जरा बताएं फटाफट से। 2011 की जो जनगणना है उसमें हिंदू प्रतिशत कितना है? तो आप बोलोगे भैया उसमें जो हिंदू प्रतिशत है वो है आपका 79.8%, ठीक है। और जो मुस्लिम है हमारे देश में, मुस्लिम है वो है हमारे देश में 14.2%। और फिर आते हैं ईसाई, ईसाई कितना प्रतिशत है देश में? तो आप बोलोगे भैया ये आपका 2.3%। मतलब बौद्धों, जैन और सिखों की मुकाबले ये ज़्यादा है। और उसका रीज़न क्या है? ये 1813 का एक्ट है, इसमें ईसाई मिशनरियों को छूट दी गई। छूट का मतलब समझ रहे हैं कि आप किसी भी स्तर में जाके भारत में धर्म परिवर्तन करा सकते हैं, बाय हुक और क्रुक, किसी भी नीति से। और इन्होंने जो जाल यहां पे बुना, इन्होंने फिर टारगेट किया वंचित लोगों को, गरीब लोगों को। देखिए ये हिंदू है, ठीक है, यहाँ पे ये गरीब है, मुसलमान है, उसकी स्थितियों के हिसाब से उसको लालच दिया और उसके हिसाब से जो उसको उन्होंने ग्रीडी दी। अब गरीब आदमी क्या सोचता है, क्या धर्म यार, खाने को किसी के पास ना हो तो वो आदमी धर्म थोड़ी ना देखेगा, वो पहले अपने बच्चे के लिए रोटी को देखेगा, ठीक है। तो उस तरह के बहुत सारे लोग उनके प्रलोभन में या लालच में आ गए। अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे सीडीएस में बड़े कमाल का क्वेश्चन पूछा गया, आप सब लोग भी आंसर करना। क्या बोलेंगे? मैंने बोला धर्म प्रचार की छूट दी गई और धर्म प्रचार की छूट 1813 में दी गई। अब सबसे पहले यहाँ पे कुछ सैनेरियो बैकग्राउंड लिख लो
भारत में पहली चर्च कब बनी थी बताइए फटाफट से। या पहले बताओ मुझे, भारत में आने वाला पहला मिशनरी कौन है? आने वाला पहला मिशनरी कौन है? पहला क्रिश्चियन मिशनरी कौन है? इंडिया आने वाला फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी वो कौन था? दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है, भारत में पहली चर्च कौन सी है? कब स्थापित हुई थी पहली चर्च? तीसरा क्वेश्चन इसी एक्ट से संबंधित है, मतलब एक्ट से नहीं, थोड़ा बैकग्राउंड की बात कर रहे हूं। भारत में यूरोपीय शैली की पहली, यानी यूरोपियन स्टाइल की शैली की पहली पहली चर्च कौन सी है? ये तीन क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे देने हैं, तब और कुछ समझाऊंगा। तो भारत जो सबसे पहले क्रिश्चियन, ये तीन क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे देने हैं, तब और कुछ समझाऊंगा। तो भारत जो सबसे पहले क्रिश्चियन मिशनरी आया उसका नाम है आपका क्या? थॉमस द अपोस्टल। थॉमस द अपोस्टल। कौन आया है? थॉमस द अपोस्टल। सीडीएस परीक्षा में पूछा गया। कब आया था भैया? 52 एडी में। अब इसका इस एक्ट से लेना देना नहीं है कोई। 52 एडी मतलब समझ रहे हैं? एडी का मतलब क्या होता है? आज कौन सा ईयर चल रहा है? 2024। तो अभी चल रहा है 2024 एडी। क्या बोलते हैं इसको? अन्नो डोमिनी बोलते हैं। तो अभी जो वर्तमान का कैलेंडर, यानी जब सन 52 था आपका, सन 52 था, ईयर 52 में ये आया था थॉमस द अपोस्टल। कहाँ पे आया था भैया? केरल में आया था, केरल में। और यहीं पे तभी इसने एक चर्च बनाई थी, और वही भारत में पहली चर्च है जिसको हम बोलते हैं सेंट थॉमस चर्च। सेंट थॉमस चर्च कहा जाता है कि जो 12 अनुयायी थे आपका ईसा मसीह के, उनमें से एक है सेंट थॉमस चर्च, केरल। कब बनी थी? 52 एडी में। यूरोपियन स्टाइल में पहली जो बनी थी वो बनी थी 1508 में। वो भी आपका त्रिशूर में बनी, केरल में। त्रिशूर अर्थात केरल में। ठीक है। पहला चर्च आपका कब बना? 1508 में, त्रिशूल केरल में। इसको बोलते हैं सेंट फ्रांसिस चर्च। सेंट फ्रांसिस चर्च। ये सेंट थॉमस है, ये सेंट फ्रांसिस है। अब इस सबको मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप इस चीज़ को कहीं और कवर ही नहीं कर सकते। कई बार जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं दोस्त, तो बहुत सारे फैक्ट्स को तो हम इसलिए छोड़ते हुए चले जाते हैं कि ये शायद कहीं और कवर हो जाएगा, लेकिन वो कहीं और कवर होता नहीं है। ठीक है। तो आप कहेंगे भैया ऐसा नहीं था कि भारत में ईसाई पहले से नहीं थे। अब एक्ट कब आया है आपका? 1813 में। और यहां पे तो एक छूट दी गई है। क्या इससे पहले ईसाई भारत में नहीं थे? 1600 में क्या अंग्रेज भारत में नहीं आए? या 1600 पहले मैंने बताया कि पहला जो आपका ईसाई मिशनरी, मतलब कि पहला अंग्रेज माना जाता है ईसाई मिशनरी के तौर पर, वो किसके टाइम पे आया था? अकबर के टाइम पे। स्टीफन थॉमस था। कौन था? स्टीफन थॉमस। वो थॉमस मत समझ लेना तुम इसको, वो आया है स्टीफन थॉमस 1579 में, अकबर के टाइम पर। ठीक है। और आपका स्टीफन स्मिथ भी उसको बोलते हैं, स्टीफन थॉमस भी उसको हम बोलते हैं। रॉल्फ फिच कब आया था बताएं जरा? रॉल्फ फिच किस ईयर में आया था? 1583 में, 1583 में आया था, अकबर के टाइम पे आया था। तो अंग्रेज तो पहले से आते थे, लेकिन यहां पर क्या किया गया कि खुले रूप से उनको क्या करने के लिए? प्रीच करने के लिए रीजन, ये छूट दे दी गई। ठीक है। ये छोटा सा पॉइंट और बना के लिखना एक कहीं किनारे पर, अगली अगली स्लाइड पर लिख लें, नोट करना। 1818 में बहुत चर्चित मिशन है इनका, सेरामपुर मिशन। सेरामपुर कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल मिशन के तहत कौन सा मिशन चल रहा था इनका ईसाई मिशनरियों का? सेम सेरामपुर मिशन। और उसमें इन लोगों ने क्या किया? 1818 में बैप्टिस्ट कॉलेज, या बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज नाम था उसका, बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना करी। इसकी स्थापना कर दी, बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना। अब ऐसे मत सोचना कि जो ये सेरामपुर मिशन है ये 1818 का। दरअसल में ये मिशन चला था 1800 से लेकर के 1845 की, बड़े